हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के 2 प्रश्न देख लिए थे। आज है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने दो संख्याओं दो पूर्णांकों तक की पिछले वीडियो में हमने एलसीएम किया था। आज में 3 पूर्णांक दिए गए हैं, तो इनका एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 12, तो हम 12 के गुणनखंड लिख देंगे, यहाँ 15 के गुणनखंड लिख देंगे और 21 के गुणनखंड सीधा ही लिखेंगे, डब्बा नहीं बनाएंगे इससे बाहर। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग दे 12 में 6 बार जाता है, 2 का भाग 6 में 3 बार और अब 3 का भाग 3 में 1 बार। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इसको थोड़ा और सही करके लिख देंगे तो 2 जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3। 15 की करें तो 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। पहले 3 का भाग दे 15 में 5 बार जाता है, 5 का भाग 5 में 1 बार। तो इसके गुणनखंड है वो जाएंगे 3 इंटू 5। ऐसे कर लेंगे 21 के, 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 में 7 का 1 बार। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अब दोस्तों, तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम में दोस्तों सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगी, देखिए 2 की घात 2 है, 2 की घात 2, तीनों में 3 है, 3 तीनों में है, घात सबकी 1-1 है, तो इनमें से हम कोई भी रख सकते हैं। फिर 5 और फिर 7, तो 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 को 3 से गुणा करें तो 12, 12 को 5 से गुणा करें तो 60 और 60 को 7 से गुणा करें तो 420। तो 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो तो आ जाएगा 420। और 12, 15 और 21 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ में हम छोटी घात लेते हैं, उसी को लेते हैं जो जितनी संख्या, जैसे हमारे पास 3 पूर्णांक दिए गए हैं, तो तीनों पूर्णांक की गुणनखंड में हो। तो यहाँ देखिए केवल 3 है जो तीनों पूर्णांकों की गुणनखंड में है, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ है वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 2 है 24, 15 और 36। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ 15 के और यहाँ 36 के। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 का भाग 24 में 12 बार, फिर 12 में 2 का भाग 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग 3 बार और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3। अब करें 15 के पीछे वाले में किए थे, सीधा लिख देंगे 3 इंटू 5। और 36 के करें तो 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। तो 12, 15 और कितना है 24, 15 और 36 का एलसीएम में बड़ी घात लेंगे। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 3 और 5 है। तो सबसे पहले 2 की घात 3 वाली संख्या लेंगे। 2 की घात 3 सबसे बड़ी है,
घातों में 2 की। अब देखिए यहाँ 3 अकेला है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो यहाँ से 3 की घात 2 लेंगे। अब बच गया 5, तो उस 5 को भी लिख लेंगे। तो यहाँ तो हो गए 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, यहाँ हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ हो गए 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 9 और 8 को गुणा करें तो यहाँ तो हो गए 72, और 72 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 35 रे 36, तो 24, 15 और 36 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 360, और 24, 15 और 36 का एचसीएफ है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें भी 3 है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, 5 केवल इसमें है। तो वो संख्या लेनी है जो तीनों में है। तो यहाँ देखिए तीनों में है, छोटी घात, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो तीनों वाले में जिसकी घात 1 है वो ले लेंगे। तो 24, 15 और 36 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 3। अब है 17, 23 और 29 वाला। सत्रह, 23 और 29। तो देखिए दोस्तों तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, यानी इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो 17 गुणनखंड हो जाएंगे 17 इंटू 1, 23 के गुणनखंड हो जाएंगे 23 इंटू 1, और 29 के हो जाएंगे 29 इंटू 1। तो देखिए इनका पहले एलसीएम ज्ञात करें तो हो जाएगा 17, 23 और 29 का एलसीएम। देखिए एक तो लेना ही लेना है, साथ में बाकी जो बच गए वो भी लेने हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29। तो सबसे पहले 17 और 23 को गुणा करेंगे। तो 17 और 23 को गुणा करें तो 7, 3 संख्या 21, 3 और 2 5, और 7 दूना 34, ये हो गया 5 और 4 9, और ये 393, 393 को 29 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, 9 9 81, 9 30 27 8 35, यहाँ हो जाएगा 2 18 6 1 7, तो ये हो गया 9 3 13 11, यानी 11,339 है वो। 17 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा 11,339। इनका एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। तो 17 23 और 29 का एचसीएफ है वो हो जाएगा। अब देखिए तीनों में 1 1 है, तो इनका एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 है 6, 72 और 120 का एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ 72 के गुणनखंड लिखेंगे, और यहाँ 120 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 6 के तो सीधे ही हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा। 72 के गुणनखंड कर लेंगे 36 बार, फिर 2 18 बार, फिर 2 9 बार, फिर 3 का 3 9 में 3 बार, और फिर 3 में 3 का 1 बार। तो 72 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे हम थोड़ा और सही लिखे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अब वो 120 के भी कर लेंगे। 120 में 2 का भाग 60 बार, फिर 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार। अब 15 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 में 5 का 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू
सॉरी 3 भी है, 3 इंटू 5, 2 की घात 3, 3 बार 2 है तो 2 की घात 3, फिर 3 और फिर 5। अब याद करेंगे एलसीएम, तो 6, 72 और 120 का एलसीएम है वो जाएगा। देखिए 2 में देखें तो 2 में सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है तो उसे रखेंगे। अब 3 में देखें तो 3 में 3 की घात 2 है तो उसे लेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे तब। और फिर 5 के 5, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका मतलब हो गया 2, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, 3 इंटू 3 बराबर 9 और 5, तो 8 और 9 को गुणा करें तो 72, और 72 को फिर 5 से गुणा करें तो 360, 35 और 1 36, तो एलसीएम है वो हो जाएगा 360। ऐसे एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, 6, 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए जो संख्या तीनों में है, 3 गुण हमारे पास 3 पूर्णांकों गुणनखंड है, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्या है कॉमन है उसे लेंगे और छोटी घात में लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो हम 3 की घात 1 वाला लेंगे, तो इसका जो है एचसीएफ है वो 3 हो जाएगा। अब ऐसे 40, 36 और 126 वाला करें, 40, 36 और 126, तो यहाँ 40 के गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ 36 के गुणनखंड लिखेंगे और यहाँ 126 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 40 के करूँ तो हो गए 2, 2 का भाग 40 में 20 बार, फिर 20 में 2 का भाग 10 बार, फिर 10 में 2 का भाग 5 बार, और फिर 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो ये हो गया 2 की घात 3 इंटू 5। ऐसे 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 126 के कर लेंगे, ये सॉरी 6, 63 बार। अब 63 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे 21 बार, फिर 3 का देंगे 7 बार, और फिर 7 का 1 बार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। पहले एलसीएम ज्ञात करें तो हो जाएगा 40, 36 और 126 का एलसीएम बराबर, यहाँ देखिए 2 की घात है 3 तो वो लेंगे, यहाँ 3 की घात 2 है वो रखेंगे, फिर 5 और फिर 7, तो यहाँ तक हो गया 8, यहाँ हो गए 9, 9 और 8 हो गए 72, 72 को 5 से गुणा करें तो हो गए 360, 360 को 7 से और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, 7 के 42, 21, 21 और 4 25, तो हो गया इसका एलसीएम है 2520 हो गया, एलसीएम है हो जाएगा 2520 यानी कि 2520। एचसीएफ ज्ञात करेंगे 40, 36 और 126 का एचसीएफ है वो हो जाएगा, देखिए तीनों में 2 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है 1 बार है, तो जो तीनों में है छोटी घात में तो यहाँ 1 बार है तो वो रखेंगे, तो 40, 36 और 126 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, वो नहीं आएगा। 5 इसी में है, केवल दोनों नीचे वाले पूर्णांकों गुणनखंडों में नहीं है, 7 आखिरी में है, तो ऊपर वाले दोनों में से नहीं, जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ होता है और छोटी घात में, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ घात 1 है, एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट है 8, 9 और 25, 8 के गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 3,
9 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2, और 25 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 5 इंटू 5 यानी 5 की घात 2। अब देखिए सबसे पहले इनका 8, 9 और 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25 का एलसीएम देखिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। यहाँ तक हो गया 8, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9। तो 8, 9 को गुणा करें तो कोई 72 और 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25। तो 72 को गुणा कर देंगे हम 25 से। 10, 35 और 1 36 इंटू 4, 8, 1 14, 14 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 का 0, 6, 4, 10, 4, 3, 7, 1, 8 और इसका 1। तो इसका जो एलसीएम है वो तो हो गया 1800 यानी 1800। अब एचसीएफ भी ज्ञात कर देंगे। 8, 9 और 25 का एचसीएफ। अब देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कोई संख्या कॉमन नहीं है वहां सबके गुणा में हम एक एक लगा लेंगे, तो एक इन सब में कॉमन हो जाएगा। तो इनका जो 8, 9 और 25 का एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। माना दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताएं कितने समय में दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए अगर प्रारंभिक स्थान के लिए बोल रहा है कि वापस कौन से समय पर मिलेंगे, तो इस प्रश्न के लिए हम दोनों का 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर देंगे। जब प्रारंभिक स्थान के लिए पूछे कि वापस किस समय पर दोनों एक ही समय पर चलते हैं, एक को टाइम लगता है 18 मिनट का और एक को टाइम लगता है 12 मिनट का। एक वर्ताकार जो है ये गोलाकार खेल का मैदान है, इसके एक चक्कर लगाने, एक ही दिशा में चलते हैं दोनों, लेकिन जो एक है उसको तो लगते हैं 18 मिनट और जो दूसरा उसको लगते हैं चक्कर पूरा लगाने में 12 मिनट। अब यह पूछ रहा है कि दोनों पुनः इस स्थान पर एक साथ कब होंगे, तो इसके लिए हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 18 गुणनखंड करेंगे, तो 18 गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 की घात 2। 12 के गुणनखंड करें तो हो जाएंगे 2 इंटू 3 यानी 2 की घात 2 इंटू 3। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम है वो हो जाएगा एलसीएम 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 यानी 9 इंटू 4 36। जो दोनों हैं वो 36 मिनट बाद में एक जगह वापस एक जगह मिलेंगे। 36 मिनट बाद में है, पहले वाले जहां से उन्होंने शुरू किया था उस पॉइंट पे वापस 36 मिनट बाद में दोनों एक साथ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या के एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ बताया नहीं है कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, तो वो हम ज्ञात करेंगे। और प्रश्न में दिया है न्यूनतम संख्या। अगर किसी भी प्रश्न में एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है उसमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना होता है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो उसका एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो हमें न्यूनतम ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम ज्ञात करनी है तो हम इनका सबसे पहले तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कमरे में है वो कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे 60, 84 और 108 के गुणनखंड करेंगे। तो 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 30 में 2 का भाग 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग 5 बार और फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना
60। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही 84 कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 पार दें तो हो गया 42, फिर 2 का दें तो हो गया 21, 21 में 3 का दे तो 7 और फिर 7 में 7 का एक बार, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो ये हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे 108 ये कर लेंगे। 2 का दे तो हो गया 54, फिर 2 का दे तो हो गया 27, फिर 2 का जाएगा 3 का 9, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 ती 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108। ये हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। तो नीचे लिख देंगे 60, 84 और 108 का एचसीएम बराबर। अब देखिए जो संख्या तीनों में है वो लेंगे और न्यूनतम घात की लेंगे। तो यहाँ तो न्यूनतम घात सब में 2 2 है, 2 की 2, तो 2 की घात तो 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू यहाँ देखिए 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ 3 की घात 1 वाली रखेंगे। तो 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 को 3 से गुणा करें तो हो गए 12। ये 12 हमें बताएगा कि एक कमरे में जो प्रतिभागी बैठाए जाते हैं उनकी संख्या 12 है। हमें प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें कमरों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने कमरों की आवश्यकता होगी। 60, 84 और 108 विद्यार्थी हैं उनको बिठाने के लिए। अब हमें पता चल गया कि एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले के लिए ज्ञात कर लेंगे। 60 विद्यार्थी हैं तो 60 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में देखिए कुल विद्यार्थी है 60 और एक कमरे में बैठाए जाते हैं 12, तो 12 का भाग 60 में 5, यानी कि जो 5 कमरों की हिंदी के विद्यार्थियों को बिठाने के लिए 5 कमरों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही दूसरा है अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के लिए ज्ञात कर देंगे। अंग्रेजी में है 84 विद्यार्थी, 84 विद्यार्थियों में 12 का भाग दे तो 7 बार, यानी कि जो अंग्रेजी के विद्यार्थियों को बिठाने के लिए 7 कमरों की आवश्यकता होगी। और लास्ट रह गई गणित, तो गणित के विद्यार्थियों को बिठाने के लिए होगी 108/12, यानी कि 9 कमरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख देंगे कुल कमरे बराबर 5 + 7 + 9, ये हो गए 12 में 9 और जोड़े तो हो गए 21, यानी जो कुल कमरे हैं उनकी संख्या है 21। तीनों विषयों के विद्यार्थियों को बिठाने के लिए न्यूनतम जो कमरों की संख्या है वो 21 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।